हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे मैं सोचा था कि इस बार मैं क्लॉज पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि क्लॉज में बहुत लोगों को परेशानी होती है और क्लॉज जो है किसी न किसी रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में आई, मैं सोचा कि आखिर क्लॉज लोगों को क्यों परेशान करता है, क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस परेशान करता है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के चलते टॉप लेवल पर जाने पर थोड़ा परेशानी होती है। मैं सोचा कि एक वीडियो बना करके कुछ बेसिक बातों की मैं चर्चा कर लूँ, इसके बाद मैं क्लॉज पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सब जानते हैं, सब सेंटेंस की परिभाषा सबको पता है, तो उन सब चीज़ों की मैं चर्चा नहीं करूँगा। सीधे मैं टू द पॉइंट, जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेंटेंस के, उसकी मैं चर्चा करूँगा। जॉन लायंस एक बहुत बड़े भाषाविद हुए। वो कहते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर द न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस। वैसे बहुत सारे जो विद्वान हैं वो 5 कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। उन सबको हम लोग देखेंगे। SPOCA, स्पोका, और शायद यह शब्द पहली बार आपके कान में जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से आप परिचित नहीं हैं। SPOCA, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट्स, इसका ऐसे होता है। तो किसी भी सेंटेंस को मुख्य रूप से 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। जहाँ तक सब्जेक्ट की परिभाषा का सवाल है, तो कहा जाता है कि ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which something is said is called the subject of a sentence। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द सब्जेक्ट may be of one word and may be of more than one words। और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वो शब्द या शब्द समूह क्या होता है? जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ राम लाफ्स, राम हंसता है, तो वहाँ किसकी चर्चा हो रही है? राम की चर्चा हो रही है। देयरफॉर द वर्ड राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस राम लाफ्स। अंडरस्टैंड? द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? यहाँ चर्चा हो रही है द चाइल्ड की। देयरफॉर द वर्ड्स, 2 वर्ड्स, द चाइल्ड जो है वो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट कई शब्द का भी हो सकता है, जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूं। कहाँ लिखा हूं? ओ, तो देखना ही पड़ेगा कहाँ मैं लिखा हूं। अच्छा छोड़िए, मैं बोर्ड पर लिखा हूं, और बोर्ड पर मैं इसलिए लिख दिया हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ऑल द लीव्स ऑफ all trees or all mango trees in my orchard are falling। all the leaves, ध्यान दीजिएगा, all the leaves of mango trees in my orchard are falling। मेरे बगीचे के सभी मैंगो ट्रीज की जो पत्तियां हैं झड़ रही हैं। अब हम अगर देखें तो यहाँ all the leaves of all mango trees of my orchard have fallen this year। देखिए यहाँ have fallen this year मैं लिखा हूं, तो यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? यहाँ चर्चा हो रही है
मेरे बगीचा के सभी मैंगो ट्री के सभी पत्तियों की चर्चा हो रही है। मेरे बगीचा के सभी मैंगो ट्रीज के सभी पत्तियों की चर्चा हो रही है। देयरफॉर फ्रॉम ऑल टू ऑर्चर्ड, फ्रॉम ऑल टू ऑर्चर्ड, दिस इज द सेंटेंस ऑफ द दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरस्टैंड? और यहाँ कितना शब्द आ रहा है हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 वर्ड है, जो कि 10 वर्ड मिल करके सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। हम लोग इस वाक्य के द्वारा देख लिया। आप यहाँ देख रहे हैं राम रन्स है, राम दौड़ता है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? राम की चर्चा हो रही है। एक शब्द का सब्जेक्ट है और यहाँ 10 शब्द का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक दूसरी बात, अगर हमारा सब्जेक्ट एक शब्द का है तो कोई बात नहीं है, उस एक शब्द के सब्जेक्ट को सिंपल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का होता है उसे कंप्लीट सब्जेक्ट भी कहा जाता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें जाननी है, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स को समझने में आसान माने वो कर देता है, अगर उस चीज को हम लोग जान जाए तो। अगर 10 शब्द का, यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 शब्द का सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 10 शब्द इक्वली इम्पोर्टेंट है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 10 शब्द है तो 10 इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं। उसमें से एक ऐसा शब्द होगा जो कि बाकी अन्य शब्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वह शब्द, वह एक शब्द जो बाकी अन्य शब्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उस एक शब्द को सब्जेक्ट वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। और बाकी जो शब्द बच गए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 शब्द का सब्जेक्ट है, तो एक शब्द तो हो गया सब्जेक्ट वर्ड, और बाकी जो 9 शब्द बचे वो क्या होंगे? उनको हम लोग इनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट या इनलार्जमेंट कहते हैं। और दोज वर्ड्स परफॉर्म द एक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। एक सब्जेक्ट वर्ड को छोड़कर बाकी जो बचता है, वो जो शब्द होते हैं वो किसका काम करते हैं, किसका रोल अदा करते हैं? एक तरह से एडजेक्टिव का काम करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस देखेंगे। पहले बेसिक से मैं चालू किया हूं, तो ठीक है, अभी तक आप लोग जान गए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ये चीज जानने की, एक शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट के बारे में कहा जाता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ राम रन्स है, तो राम सब्जेक्ट हो गया और रन्स प्रेडिकेट हो गया। संभव है कि वाक्य दो ही शब्द का हो, एक सब्जेक्ट हो और दूसरा प्रेडिकेट हो। और एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रेडिकेट एक ही शब्द का हो तो वह शब्द निश्चित रूप से वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। अगर प्रेडिकेट एक ही शब्द का हो तो वह शब्द निश्चित रूप से वर्ब होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रन्स एक शब्द का प्रेडिकेट है और रन्स क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसके बाद एक और थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। जैसा कि मैं बताया कि सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है, सब्जेक्ट को कहीं कहीं कर्ता भी लिखा रहता है, लेकिन क्या हमारा सब्जेक्ट हमेशा कर्ता होता है? नहीं। सब्जेक्ट हमारा कर्ता कब होता है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है।
तो नियम कहता है कि व्हेन there is an action verb in a sentence, the subject is the doer of the action. जब एक्शन वर्ब हो वाक्य में, एक्शन वर्ब मतलब जैसे पढ़ना, दौड़ना, भागना, कूदना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ब है। तो जब एक्शन वर्ब रहेगा तो जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, और वहां उसको हम कर्ता कह सकते हैं। कर्ता का मतलब ही होता है करने वाला। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं यहाँ, जैसा कि मैं लिख दिया हूं। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि सब्जेक्ट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ आता है? तो जनरली जो बिगिनिंग होता है, वाक्य का जो शुरुआत होता है, सब्जेक्ट से ही होता है। जैसे राम इज रनिंग, मोहन इज लाफिंग, तो आप देख सकते हैं राम और मोहन जो है कहाँ है? बिगिनिंग में है, शुरुआत में है। लेकिन अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो जाए, अगर एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब आया रहता है। अगर WH क्वेश्चन वाला है तो एक्सिलरी से पहले एक WH वर्ड भी आ जाता है, यानी सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद एक्सिलरी, इसके बाद सब्जेक्ट, इस तरह से क्रम चलता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो, सब्जेक्ट सॉरी, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड भी रहता है। जैसे कम हियर, गो देयर, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है यू, वो अंडरस्टूड है। ठीक है। तो या कभी कभी क्या होता है, खासतौर पर पोएट्री वगैरह में, या इस तरह से भी कभी भावावेश में सब्जेक्ट को लास्ट में भी, डाउन वेंट द जॉर्ज, जॉर्ज नीचे चला गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया है? वाक्य के अंत में आ गया। तो ये सब तो मतलब कभी कभी होने वाला चीज है, लेकिन इस तरह की बातें होती है, हम लोग को जानना जरूरी है। एक और चीज हम लोग देखेंगे कि नाउन का काम कौन कौन करता, सॉरी, सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात में जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को फाइंड करने में। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो तो क्लियर कट रहता है, मैं चर्चा करूंगा वन बाय वन। लेकिन पैसिव वॉइस में मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट तो कंफ्यूज रहते ही हैं। कभी कभी तो मैं टीचर्स को देखा हूँ कंफ्यूज्ड होते हुए। तो मैं सोचा कि इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को भी मैं खत्म ही कर दूं। अगर वाक्य पैसिव वॉइस का है तो सब्जेक्ट कौन होगा? एक उदाहरण, या कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ए मैंगो इज इटेन बाय राम, रावण वॉज किल्ड बाय राम, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं पैसिव का। तो पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि सब्जेक्ट की जो परिभाषा है, अगर उस परिभाषा पर हम देखते हैं तो एक दूसरा शब्द सब्जेक्ट बन करके तैयार दिखाई देने लगता है। जबकि सब्जेक्ट के बारे में हम लोग यह भी जानते हैं कि क्रिया जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब कल्पना कीजिए कि एक पैसिव वॉइस का वाक्य मैं यहाँ लिख रहा हूं। मैंगोज आई एट मैंगोज, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई एट मैंगोज।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम आंख मूंद करके कहेंगे कि ये जो आई है यही सब्जेक्ट है और मैंगोज जो है यही ऑब्जेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में चेंज कर दूं, मैंगोज आर, सॉरी पास्ट टेंस में है ना, मैंगोज वर ईटेन बाय मी, मैंगोज वर ईटेन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया, इसी का पैसिव हो गया। यहाँ तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि सब्जेक्ट का एक परिभाषा ये भी है या एक पहचान ये भी है कि क्रिया जिसके अनुसार होती है वही सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया वर है, माने यही ना वर है। ऐसे तो इटेन भी है, लेकिन वर जो है यहाँ बिल्कुल माने भेद कर दे रही है। मैंगोज बहुवचन है इसलिए वर का प्रयोग हुआ है। अगर सब्जेक्ट मी रहता, ये तो सिंगुलर है, तो उसके अनुसार तो वाज हो जाता। लेकिन यहाँ वर जो बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, मैंगोज के अनुसार हुआ है। तो क्रिया जिसके अनुसार हो, क्रिया किसके अनुसार होती है? हम लोग पढ़ते हैं, सिंटैक्स का नियम है कि क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होती है, या क्रिया पर उसके पर्सन का भी प्रभाव पड़ता है। ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो क्रिया के अनुसार देखें, सब्जेक्ट कौन है? मैंगोज है। लेकिन सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है कि अगर एक्शन वर्ब है तो उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो कह रहा है कि मैंगोज वर ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया गया, तो आम खाने का काम तो इसके द्वारा हो रहा है, तब तो सब्जेक्ट ये हुआ। यही मेन कंफ्यूजन का जड़ है। तो देखिए, इसके बारे में एक बहुत बड़ा क्लियर कट मैं ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूं और प्रूफ के साथ में बता रहा हूं। 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए, उनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, और उनका नाम है नोआम चॉम्स्की। मैं यहाँ लिख भी दिया हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो वो भी आ जाए। तो नोआम चॉम्स्की जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए, उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो क्लियर कट लिखे हैं कि इन पैसिव वॉइस और इन पैसिव सेंटेंसेज देयर आर टू सब्जेक्ट्स, द वन इज सरफेस सब्जेक्ट एंड द अदर इज लॉजिकल सब्जेक्ट। सरफेस सब्जेक्ट मीन्स ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट मैंगोज को कहेंगे, और लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिकल मतलब कि जो सब्जेक्ट की परिभाषा है, कि जैसे कि हम जिसकी चर्चा करें, या अगर एक्शन वर्ब है, अगर एक्शन वर्ब है तो उस एक्शन को करने वाला जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये जो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि ये मी जो है ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, भले वो अपना भेष बदल करके आया है, लेकिन लॉजिकल सब्जेक्ट यही है। और ये मैंगोज क्या है? तो नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि दिस इज सरफेस सब्जेक्ट। सरफेस सब्जेक्ट मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, मतलब केवल है। अच्छा, यहाँ एक दिया है द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। अब राम किल्ड रावण, अब राम जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो राम सरफेस सब्जेक्ट भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, राम जो है सरफेस सब्जेक्ट भी हुआ और लॉजिकल सब्जेक्ट भी हुआ। सरफेस सब्जेक्ट मतलब फॉर्म के आधार पर, और लॉजिकल माने वो जो उसका डिफिनेशन है उसके आधार पर। लेकिन रावण वाज किल्ड बाय राम, यहाँ रावण केवल और केवल सरफेस अर्थात ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, और ये राम जो है लॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ और हम लोग देखेंगे
सब्जेक्ट तो हम लोग जान गए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का प्लेस क्या होता है, सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। अब हम यह देखें कि हम लोग तो बहुत तरह का ग्रामेटिकल आइटम पढ़ते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनफाइनाइट, नन, कुल क्या क्या है ना, जिरंड है, पार्टिसिपल है। तो सब्जेक्ट के जगह पर कौन कौन है जो कि आकर के काम करता है या काम कर सकता है। तो देखिए, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट का जो काम करेगा वह निश्चित रूप से नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होगा। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, या तो नाउन रहेगा, राम, श्याम, मोहन, पटना, रांची, या फिर नाउन इक्विवेलेंट रहेगा, यानी कि चाहे वो कोई भी रहे लेकिन वो भेष बदल करके वो नाउन का ही काम कर रहा होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि नाउन का काम क्या है। तो नाउन का काम है किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनना, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट बनना, किसी वाक्य का कंप्लीमेंट बनना, है ना, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना या कंप्लीमेंट बन जाना, किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का, किसी प्रीपोजिशन का कंप्लीमेंट बन जाना, ये सब नाउन का काम है। तो ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आया है। पहला वाक्य है राम लाफ्स, राम हंसता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसकी चर्चा हो रही है, राम की चर्चा हो रही है कि राम हंसता है, इसलिए राम सब्जेक्ट है और राम है क्या, तो राम नाउन है। ठीक, इसके बाद दूसरा वाक्य है वी गो, हम लोग जाते हैं। जाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो वी जो है सब्जेक्ट है और ये है क्या, प्रोनाउन है। तो हम देख रहे हैं कि नाउन भी सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन रहा है। अब ये तीसरा वाक्य देखें, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, यहाँ टहलने की चर्चा हो रही है, वॉकिंग की चर्चा हो रही है। इसलिए वॉकिंग क्या हुआ, वॉकिंग इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। और ये वॉकिंग क्या है, वॉकिंग जिरंड है। जिरंड क्या होता है, जिरंड वर्बल नाउन होता है, मतलब होता तो है वर्ब लेकिन वो नाउन का काम करता है। और नाउन का काम अभी जस्ट 1-2 सेकंड या 1 मिनट पहले बताए कि नाउन का काम क्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन का काम भूलिएगा मत। जैसे ही मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा, नाउन क्लॉज पढ़ाऊंगा, तो उसमें अगर नाउन का काम आपको नहीं पता है तो नाउन क्लॉज कैसे जान पाइएगा, है ना। तो ये जिरंड क्या है, वर्बल नाउन है। ये वॉकिंग यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, टू वॉक की चर्चा हो रही है। और टू वॉक है क्या, वर्ब, उसके पहले टू लगा हो और वर्ब बेस फॉर्म में हो और सब्जेक्ट का काम कर रहा हो या नाउन का काम कर रहा है, उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक इन्फिनिटिव है जो कि सब्जेक्ट के जगह पर आया है। इसके बाद अगला वाक्य है द रिच आर नॉट ऑलवेज डिजॉनेस्ट, धनी लोग हमेशा डिजॉनेस्ट नहीं होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, द रिच की चर्चा हो रही है। ये द रिच है क्या, द आर्टिकल है, रिच एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हम देख रहे हैं कि यहाँ एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि द प्लस रीच जो होता है, द प्लस एडजेक्टिव जो होता है, वो कॉमन नाउन के रूप में काम करता है। वो नाउन अंडरस्टूड, जैसा कि मैं लिख दिया हूं कि वो एडजेक्टिव है लेकिन वो नाउन अंडरस्टूड के रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इसके बाद अगला जो वाक्य है हम देख रहे हैं, हाउ टू कुक इज नॉट नन टू मी, हाउ टू कुक, कैसे खाना बनाया जाए या कैसे खाना बनता है, इज नॉट नन टू मी, मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे खाना पकाना नहीं पता है, नहीं आता है। तो यहाँ किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा किया जाए। या एक्शन वर्ब है तो उस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, हाउ टू कुक, कैसे खाना पकाया जाए,
इसकी चर्चा हो रही है, जो कि एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लॉज भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ऐसे अभी मैं बता दे रहा हूँ कि फ्रेज जो होता है शब्द समूह होता है, जिसमें न तो उसका अपना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। हाँ, कुछ अंश कुछ थोड़ा सा अर्थ देता है, बिल्कुल मीनिंगलेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत अर्थ देता है, जैसे इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, है ना। तो हाउ टू कुक फ्रेज है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ये सब कुछ है। क्लॉज भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। यहाँ हम लोग देखें कि ये सब सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए। जैसा कि मैं बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जॉन लायंस साहब जो हैं, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर द न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को हम लोग देख लिए। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखें कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्द का है, तो एक शब्द जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा, और बाकी जो शब्द होंगे वो एट्रीब्यूट या इनलार्जमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ ऑल द लीव्स ऑफ ऑल मैंगो ट्रीज ऑफ माई ऑर्चार्ड हैव फॉलन सॉरी दिस ईयर। कह रहा है कि अब आप बताइए तो कि इसमें एट्रीब्यूट कौन है और सब्जेक्ट वर्ड कौन है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ड कैसे पता करें आसानी से? तो सीधी सी बात है, क्रिया के पास आइए। कहाँ आइए? क्रिया के पास आइए। कह रहे कि हैव फॉलन दिस ईयर, इस साल गिर गई है, तो गिर गई है, क्या गिरी है? और चार्ट गिर गया है, बगीचा गिर गया है, या मैंगो ट्रीज गिर गए हैं, या ऑल गिरा है कि ऑफ गिरा है, क्या गिरा है? नहीं, पत्तियां गिरी हैं। ध्यान दीजिए, पत्तियां गिर गई हैं। तो पत्तियां अर्थात लिव्स जो है क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ड हो गया। लिव्स क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ड हो गया। और बाकी क्या बचा? सब्जेक्ट में बचा ऑल द ऑफ ऑल मैंगो ट्रीज ऑफ माई ऑर्चर्ड। ये जो 9 शब्द हैं, ये 9 शब्द एट्रीब्यूट कहे जाएंगे, या इसको इनलार्जमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग सेंटेंस के दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट जो है वो प्रेडिकेट के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेडिकेट एक शब्द या कई सारे शब्दों का समूह होता है, जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह होता है जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। उसको नटसेल में हम कह सकते हैं, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट हमारा, जैसा कि मैं बताया, कि एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, 2 4 5 7 10 शब्दों का भी हो सकता है। अगर हमारा प्रेडिकेट एक शब्द का ही हो तो वह शब्द निश्चित रूप से वर्ब होगा। ये बात गांठ बांध लेना है। अगर प्रेडिकेट एक शब्द का हो तो वह शब्द निश्चित रूप से वर्ब होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि क्यों वर्ब होगा, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों कंप्लीमेंट नहीं होगा, क्यों एडवर्बियल क्वालिफिकेशन नहीं होगा? तो उसके पीछे कारण है कि बिना वर्ब का कुछ कहने का तो काम तो वर्ब ही न करता है, क्योंकि वर्ब को सेइंग वर्ड भी कहा जाता है। सब्जेक्ट है और सेइंग वर्ड है ही नहीं, तो वाक्य कैसे कंप्लीट होगा? इसलिए वह शब्द निश्चित रूप से वर्ब होता है। ठीक है। और जिस तरह से हम लोग सब्जेक्ट में देखें कि अगर सब्जेक्ट
कई सारे शब्द से मिलकर बना होता था, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता था उसको सिंपल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता था, और बाकी को इनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक उसी तरह से अगर वर्ब हो और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कोई शब्द आया हो, तो वह शब्द या तो एडवर्ब होगा या एडवर्ब इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष, या तो एडवर्ब होगा या एडवर्ब के समकक्ष होगा। तो उस शब्द को या शब्द समूह को हम एक्सटेंशन या एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एडजंक्ट्स टू द वर्ब के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये बात आगे हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे। अब थोड़ा सा प्रेडिकेट को देखते हैं। मोहन प्लीज, मोहन खेलता है, तो यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? मोहन की चर्चा हो रही है। तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया। मोहन के बारे में क्या चर्चा हो रही है? कि खेलता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। सीता रन्स फास्ट, सीता तेज दौड़ती है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? सीता की चर्चा हो रही है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया। और सीता के बारे में यहाँ क्या चर्चा हो रही है? रन्स फास्ट, तेज दौड़ती है, तो रन्स फास्ट सॉरी रन्स फास्ट प्रेडिकेट हो गया। अगला वाक्य है आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। तो किसके बारे में चर्चा हो रही है? यहाँ पत्र लिखने की का काम कौन कर रहा है? आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ क्या चर्चा हो रही है? रोट अ लेटर, तो ये हो गया प्रेडिकेट। मोहन इज हैंडसम, मोहन हैंडसम है, सुंदर है। यहाँ कौन है हैंडसम भाई? तो मोहन है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। इज हैंडसम प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद है वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, हम लोग उनको अपना नेता चुने। हम लोग उनको अपना नेता चुने। चुनने का काम कौन किया? हम लोग किए, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए। और बाकी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम सभी प्रेडिकेट पर थोड़ा नजर दौड़ाएं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रेडिकेट एक शब्द का है, यहाँ प्रेडिकेट दो शब्द का है, यहाँ प्रेडिकेट तीन शब्द का है, यहाँ दो शब्द का है, और यहाँ एक दो तीन चार शब्द का है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सॉरी यानी कि अगर एक शब्द का है तो वर्ब होगा, यानी वर्ब तो होगा ही होगा। लेकिन वर्ब के अलावा हम देख रहे हैं कि प्लेज, रन्स, रोट, प्लेज वर्ब है, रन्स रोट सॉरी वर्ब है, रोट वर्ब है, इज वर्ब है, इलेक्टेड वर्ब है, तो ये सब तो वर्ब हो गया। तो ये फास्ट क्या है? अ लेटर क्या है? हैंडसम क्या है? हिम, आवर, लीडर क्या है? तो प्रेडिकेट हमारा, यह हम लोग जाने कि प्रेडिकेट हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन अर्थात चार चीजों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से सब्जेक्ट चीफ वर्ड अर्थात सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट से मिलकर के बना होता है, अर्थात दो पार्ट में वो विभाजित होता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट हमारा चार भाग में विभाजित होता है। कौन कौन? एक तो क्रिया, दूसरा कर्म, तीसरा कंप्लीमेंट अर्थात पूरक, और चौथा जो है वो उसको क्या कहते हैं? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कहते हैं। अब इन सबको वन बाय वन जानेंगे। क्रिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ब के बारे में मैं कई बार चर्चा किया हूँ कि वर्ब क्या होता है, जिससे कोई काम का करना या होना समझा जाए। समझते हैं? ये मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती है, एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब्स है, या कर्म के आधार पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो वर्ब तो आप इजीली पहचान लेते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा विशेष नहीं करेंगे। ये भी आप जानते हैं कि सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है ना? तो यहाँ क्रिया के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और सॉरी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन का। तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट
जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट वो सीधे वर्ब के एक्शन से प्रभावित होने वाला चीज होता है, या उसको अगर हिंदी में परिभाषा करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि कर्ता के अलावा, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के अलावा क्रिया से जो प्रभावित होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता को छोड़ करके, कर्ता के अलावा माने कर्ता तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि कर्ता तो ही काम को करने वाला है, तो प्रभावित होगा ही। महाभारत में कृष्ण कहते हैं ना, अगर आप जैसा कीजिएगा तो उसका तो फल आपको मिलेगा ही। कर्ता तो प्रभावित होगा ही, लेकिन कर्ता के अलावा क्रिया के प्रभाव से जो प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन आम खाता है या मोहन आम खा रहा है, तो मोहन तो प्रभावित होगा ही। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। और क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है। तो मोहन खाने का काम कर रहा है तो मोहन तो प्रभावित होगा ही। आम खा रहे भैया, पेट भर जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन मोहन के अलावा और कौन प्रभावित हो गया? और प्रभावित हो गया बेचारा आम, जो अभी इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी उसका गुठली दिख रहा है। या हम कहें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपको तो ज्ञान प्राप्त होता ही है, लेकिन पुस्तक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पढ़ने का चिन्ह दिखाई पड़ने लगता है, कहीं पेज फोल्ड होने लगता है, किताबें गंदी होने लगती है, यानी कुछ न कुछ वियर एंड टियर दिखाई पड़ने लगती है। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिया के द्वारा, क्रिया के प्रभाव से सब्जेक्ट के अलावा अन्य जो प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ऐसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 5-6 तरह का बता चुका हूँ, एक वीडियो स्पेशली उसी पर मैं बनाया भी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो उसमें तो 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट की मैं चर्चा कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ जो मुख्य रूप से 2 ऑब्जेक्ट है उसकी चर्चा दोबारा मैं कर देना चाहता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाता है। मोहन आम खाया, यहाँ आम क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन ने मुझको आम दिया, आम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये मुझको अर्थात मी, ये क्या हो गया? वो आम मिला किसको? मुझको मिला। मोहन मुझको आम दिया, तो ये जो मुझको है अर्थात मी है, मोहन गेव मी मैंगोज, तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो रिसीवर होता है, अर्थात उसको कुछ न कुछ उसको मिलता है या कुछ न कुछ उसके लिए किया गया रहता है वाक्य में। तो अगर वाक्य में हम देख रहे हैं कि 2 ऑब्जेक्ट है या एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर उसको कुछ मिल रहा है या कुछ उसके लिए किया जा रहा है तो समझिए कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा चीज है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान है कि उसके साथ टू या फॉर का प्रयोग संभव है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग संभव नहीं है, नहीं लगाया जाता है। ऐसे कहीं कहीं किताब में दिया जाता है कि प्राणी सूचक इनडायरेक्ट होते हैं और वस्तु सूचक डायरेक्ट होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ मैं 2 वाक्य लिख दिया हूँ। ही गेव द डोर अ कोट ऑफ पेंट या आई मस्ट गिव माई कार अ वॉश। आप देख सकते हैं इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, द डोर और अ कोट ऑफ पेंट ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, मस्ट गिव वर्ब है, माई कार और ये वॉश 2 ऑब्जेक्ट है। माई कार भी ऑब्जेक्ट है, ये वॉश भी ऑब्जेक्ट है। इन दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि डोर भी वो तो निर्जीव है, पेंट या फिर यहाँ माई कार वॉश ऐसा तो कोई नहीं, कोई प्राणी सूचक आया नहीं, कोई आदमी कोई जीव तो नहीं आया है। लेकिन तब ऐसे वाक्यों में
कैसे हम पहचानेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ हम देखेंगे, हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? वर्ब के तुरंत बाद रखते हैं। हाँ, एक दूसरा भी नियम है कि अगर वर्ब के तुरंत बाद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, तो फिर उसके साथ आवश्यकता अनुसार टू या फॉर का प्रयोग करना होगा। तो देखें तो ही गेव द डोर ए कोट ऑफ पेंट, उसने दरवाजा को एक कोट पेंट कर दिया, है ना। अब यहां देखा जाए, ही गेव अ कोट ऑफ पेंट टू द डोर। आप देख रहे हैं टू किसके साथ संभव है? डोर के साथ संभव है। ही गेव अ कोट ऑफ पेंट और अंत में कहेंगे टू द डोर। तो यहाँ द डोर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ कोट ऑफ पेंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से सॉरी, खांसी न जाने कब ठीक होगा। आई मस्ट गिव माई कार ए वॉश, कर है कि मैं निश्चित रूप से मैं अवश्य ही अपने कार का सफाई कराऊंगा, वॉश कराऊंगा। तो यहाँ वॉश जो है और ये माई कार दोनों ऑब्जेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा इसका प्लेस चेंज करके देखते हैं। आई मस्ट गिव अ वॉश टू माई कार, टू माई कार। तो ये माई कार जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ टू का प्रयोग संभव है, जबकि ये वॉश के साथ संभव नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, राम बॉट चिल्ड्रन स्वीट्स, राम बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। यहाँ बच्चों के साथ यहाँ फॉर का तो प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रिया के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा गया है। लेकिन इसको अगर हम बाद में रखेंगे, पहले स्वीट्स को रख देंगे, तो क्या करना होगा? राम बॉट स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। तो अब तो समझ में आ गया कि चिल्ड्रेन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्वीट्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट की तरफ चलते हैं। कंप्लीमेंट जिसको हिंदी में पूरक कहते हैं। सॉरी, कंप्लीमेंट के बारे में थोड़ा हम लोग को बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट लोगों को कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। क्यों कंफ्यूज कर देता है? क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये कंप्लीमेंट नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट ही है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग फोकस करेंगे। कंप्लीमेंट होता क्या है? हिंदी में उसका नाम है पूरक। और ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, कंप्लीमेंट पी एल के बाद ई आया है। अगर पी एल के बाद आई आ जाएगा तो कंप्लीमेंट हो जाएगा और उसका अर्थ हो जाएगा अभिवादन। श्रुति संभिनार्थक शब्द समझते हैं ना, एक जैसा साउंड करता है लेकिन दोनों का दो अर्थ होता है। COMPLE रहेगा तो कंप्लीमेंट अर्थात पूरक, और आई हो जाएगा तो अभिवादन। खैर, कंप्लीमेंट का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के साथ किया जाता है। जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से जाना जाता है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ किया जाता है तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखते हैं, एक वाक्य है, मोहन इज स्मार्ट। ये स्मार्ट क्या है? या द बुक इज न्यू, ये न्यू क्या है? हम देख रहे हैं कि मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसके बावजूद भी वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक शब्द देने की आवश्यकता है। मोहन इज स्मार्ट, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज हैंडसम, द बुक इज न्यू, द बुक इज ओल्ड, या कुछ भी जब हम दे रहे हैं तब वाक्य का अर्थ क्लियर हो रहा है, तब जाकर के प्रेडिकेट कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि मैं बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब कुछ ऐसी, देखिए सामान्यतः तो कहा जाता है कि भाई अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब ही काफी है। मोहन रन्स, मोहन लाफ्स, द बॉय वीप्स।
इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके आगे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में प्रेडिकेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है फिर भी प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक शब्द की आवश्यकता है जिसको दे देने के बाद प्रेडिकेट कंप्लीट हो जाता है, तो क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंट कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो कंप्लीमेंट आता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। कौन सा कंप्लीमेंट होता है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कौन सा कंप्लीमेंट होता है? वह कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर करे, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे। जैसे मोहन इज स्मार्ट, मोहन स्मार्ट है। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ स्मार्ट नहीं रहता, हम कहते मोहन है, मोहन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ स्मार्ट लिख दिए, जब यहाँ हैंडसम लिख दिए, तो एक तो काम हुआ कि वाक्य पूरा हो गया। दूसरा चीज है कि स्मार्ट किसके लिए आया? स्मार्ट है कौन? मोहन है। और मोहन क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो यह स्मार्ट जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दिस बुक इज न्यू, यह किताब नई है। अब अगर हम न्यू नहीं देते या ओल्ड या कॉस्टली या चीप कुछ भी यहाँ नहीं देते, तो केवल हम कहते दिस बुक इज, यह किताब है, यह किताब है, तो क्या वाक्य पूरा हो जाता? क्या पूरा सेंस निकलता? नहीं निकलता। लेकिन जब यहाँ न्यू दे दिए या ओल्ड दे दे, चीप दे दे, कॉस्टली दे दे, कुछ भी दे दे, तो वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है। तो यह न्यू या ओल्ड या चीप या कॉस्टली क्या हुआ? यह हुआ कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, कंप्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है ना? तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये न्यू तो कंप्लीमेंट हो गया, लेकिन ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, या एडजेक्टिव से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, किस तरह का कंप्लीमेंट है? तो अब देखेंगे कि ये किससे संबंधित हो रहा है। दिस बुक इज न्यू, यह किताब नहीं है। नई क्या है? नई किताब है। और किताब क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो न्यू क्या कहा जाएगा? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऐसे तो कंप्लीमेंट मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, लेकिन एक आध और भी मैं लिख दिया ताकि आप थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है और कब आता है, तो दोनों चीज को थोड़ा सा जान लें। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वह कंप्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर करने के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर करके प्रेडिकेट को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। और ये आता किसके साथ है? तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब भी आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आएगा। कुछ कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बावजूद भी उसका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो एक शब्द देना पड़ता है या एक से अधिक शब्द देना पड़ता है, और जब वो उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वी इलेक्टेड हिम आवर चेयरमैन, हम लोग चुने उनको अपना चेयरमैन। अब सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। चुनने का काम कौन किया? हम लोग किए, तो वी सब्जेक्ट हो गया। इलेक्टेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग उनको चुने। ठीक है, उनको, ये हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग उनको चुने, हम लोग उनको चुने, वाक्य का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, प्रेडिकेट अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यहाँ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आवर चेयरमैन दे दिए, आवर एमपी दे दिए, आवर एमएलए दे दिए, आवर मॉनिटर दे दिए, या कुछ भी इस तरह का शब्द जब हम दे देते हैं, तो जाकर के ये एक कंप्लीट सेंस देने लगता है, वाक्य पूरा हो जाता है। तो यह आवर चेयरमैन क्या कहलाएगा? आवर चेयरमैन कॉम्प्लीमेंट हुआ। और किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हुआ? अब यह कैसे पता करेंगे? तो अब देखेंगे कि आवर चेयरमैन, तो ये चेयरमैन है कौन? चेयरमैन कौन है?
हम लोग चेयरमैन हैं। नहीं, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो हिम है ना, यानी वह है ना, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वह है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि चेयरमैन खांसी एकदम परेशान करके रखती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हिम जो कि हिम जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्लियर करने के लिए आ रहा है, इसलिए आवर चेयरमैन जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो किसी एडजेक्टिव के अर्थ को क्लियर करने के लिए आता है, जैसे आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं कि आप आ सकते हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं कि आप आ सकते हैं। अब देखिए दैट यू कैन कम, यहाँ 1 2 3 4 4 शब्द मिलकर के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, और ये किसको क्लियर करने के लिए आ रहा है? किसके अर्थ को क्लियर कर रहे हैं? ये ग्लैड जो कि एडजेक्टिव है, इसके अर्थ को क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे। इसके बाद चौथा है प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई प्रीपोजिशन के साथ आता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब केवल हम कहते द बुक इज ऑन, किताब पर है, ऊपर है। अरे कहाँ ऊपर है? आसमान पर है, कपार पर है, कहाँ है? तो जब यहाँ दे दिए टेबल, द बुक इज ऑन, और जब टेबल कह दिए तो इस प्रीपोजिशन के साथ हम देख रहे हैं ऑन द टेबल, द टेबल आ रहा है, तो ये द टेबल जो है क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। और किस तरह का कॉम्प्लीमेंट हो गया? प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ही वॉज इन द गार्डन, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्रीपोजिशन आया है, तो ये द गार्डन क्या हो गया? प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट हो गया। और दे आर्ग्यूड अबाउट, वे लोग बहस किए किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तो यहाँ अबाउट जो कि प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो व्हाट टू डू आया कॉम्प्लीमेंट है। और किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है? प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को भी देखे, प्रेडिकेट को भी देखे। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और एक मैं बता रहा था कि एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन क्या होता है? जैसे सीता रन्स फास्ट, यहाँ हम बैक आकर के बता दे रहे हैं, सीता रन्स फास्ट, सीता तेज दौड़ती है। सीता सब्जेक्ट हो गया, रन्स फास्ट प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में भी हम देख रहे हैं 2 शब्द है, एक रन्स है, एक फास्ट है। रन्स तो वर्ब हो गया, और ये फास्ट क्या हो गया? यही हो गया एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। इसी को कहेंगे फास्ट को एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम एक चार्ट बना करके देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे, सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस कैसे करते हैं। और ये सब चीज आपको समझ में आ गया तो एनालिसिस बस आपको समझिए कि बस उस खाका में बैठा देना है, आपको कुछ करना नहीं है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हम लोग वाक्य और उसके जो अंग हैं, वाक्य के जो भाग हैं, उन सबको हम लोग देख लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट, प्रेडिकेट में वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, इन सब को हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं 2 4 5 6 वाक्य मैं यहाँ लिखा हूँ, 7 वाक्य लिखा हूँ, और इस चार्ट के द्वारा हम बताएंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस का या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आगे हम बताएंगे जब क्लॉज वगैरह पढ़ा लेंगे। तो अभी हम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो देखिए, एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं, सब्जेक्ट वर्ड है,
एट्रीब्यूट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, उस सब में तोड़ करके रख देना, उतना में उसको बांट देना, यही है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, ठीक है। यह सिंथेसिस का उल्टा होता है। सॉरी। पहला वाक्य है द सन शाइन्स ब्राइटली। सूरज कैसे चमकता है? ब्राइटली चमकता है। तो आप जानते हैं कि द सन जो है सब्जेक्ट है, शाइन्स ब्राइटली प्रेडिकेट है, इसमें शाइन्स जो है वर्ब है, ब्राइटली जो है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है। अब जो सब्जेक्ट है द सन, इसमें भी द जो है क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया और सब्जेक्ट वर्ड हो गया सन। तो आप देख सकते हैं द को हम कहाँ लिखे हैं? द को एट्रीब्यूट में लिखे हैं, सन को सब्जेक्ट वर्ड में लिखे हैं। साइंस, साइंस कहाँ है? ये वर्ब है, साइंस में लिख दी। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं आया है तो ये खाली छोड़ दिया गया है। ब्राइटली क्या है? ब्राइटली है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, तो उस खाना में ब्राइटली को रख दिया गया है, ठीक है। दूसरा वाक्य है द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। काउ क्या चर रही है? घास चर रही है। द काउ सब्जेक्ट हो गया, इज ग्रेजिंग ग्रास प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब द काउ में भी काउ जो है सब्जेक्ट वर्ड हो गया, सब्जेक्ट वर्ड, और द क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। इज ग्रेजिंग वर्ब हो गया। इज ग्रेजिंग आप देख सकते हैं वर्ब वाले कॉलम में हम लिख दिए हैं। इसको थोड़ा सा और मोटा कर दे रहे हैं ताकि प्रेडिकेट वाला बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इधर सब्जेक्ट है और उधर प्रेडिकेट है, ठीक है। इधर सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, इधर प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इज ग्रेजिंग वर्ब हो गया और ग्रास, ग्रास क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाला में ग्रास लिख दिए। इसके बाद है मोहन गेव मी अ पेन। मोहन ने मुझको कलम दिया। कौन दिया? मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो गया। गेव मी अ पेन प्रेडिकेट हो गया। आप देख रहे हैं मोहन कहाँ है? सब्जेक्ट साइड में है। गेव मी अ पेन किधर है? प्रेडिकेट वाला भाग में है। अब उसमें भी गेव चूंकि वर्ब है तो गेव को वर्ब में रख दिए। मी और अ पेन दोनों ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट वाला में रख दिया गया। अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को भी बांटा जाए, अगर आप चाहें तो इसको भी बांट सकते हैं। ऑब्जेक्ट का दो खाना हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। कंप्लीमेंट का भी खाना बनाना चाहे तो कर सकते हैं, कम से कम दो तो कर ही सकते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। खैर ये मुख्य रूप से यही खाना है, यही है जिसमें कि जनरली किया जाता है। इसके बाद है वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। हम लोग उनको अपना नेता चुने। वी सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हिम आवर लीडर ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो वी को कहाँ लिख दिया गया है? सब्जेक्ट वर्ड है, सब्जेक्ट में रख दिए। इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं आया है तो ये खाली है। इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और आवर लीडर क्या है? कंप्लीमेंट है, ठीक है। इसके बाद सीता कीप्स हर हाउस नीट एंड क्लीन। सीता अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती है, साफ सुथरा रखती है। कौन रखती है? सीता। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता को यहाँ रख दिया सब्जेक्ट वर्ड में। यहाँ कोई एट्रीब्यूट नहीं आया तो खाली छोड़ दिया है। प्रेडिकेट क्या है? कीप्स हर हाउस नीट एंड क्लीन, तो कीप्स हर हाउस नीट एंड क्लीन यहाँ प्रेडिकेट में है। अब उसमें भी कीप्स क्या है? वर्ब है, तो वर्ब वाला में कीप्स को रखा गया है। ऑब्जेक्ट क्या है? हर हाउस, तो हर हाउस को यहाँ ऑब्जेक्ट वाला में हर हाउस को रखा गया है। और नीट एंड क्लीन क्या है? ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, तो उसको कंप्लीमेंट वाला में रखा गया। इसके बाद है ऑल द चिल्ड्रेन डांस्ड विद जॉय। एकदम खुशी के मारे, जॉय के मारे डांस करने लगे। तो ऑल द चिल्ड्रेन यहाँ सब्जेक्ट है और डांस्ड विद जॉय प्रेडिकेट है। अब ऑल द चिल्ड्रेन में ऑल और द ये तो क्या है? एट्रीब्यूट है।
ऑल भी एट्रीब्यूट है और द भी एट्रीब्यूट है, इसमें दो दो एट्रीब्यूट आया है। और चिल्ड्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया। कैसे पता करते हैं, तो भाई डांस कौन किया, ऑल किया या द किया, नहीं चिल्ड्रेन किया, तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट वर्ड हो गया। डांस विद जॉय, तो डांस वर्ब हो गया, यहाँ रख दिए। और विद जॉय क्या हो गया, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद 7वां, द मैन पेंटेड द डोर ग्रीन यस्टरडे, उस आदमी ने पेंट कर दिया घर को हरे कलर से पिछले दिन, यानी यस्टरडे। अब इसमें आप देखिए द मैन जो है सब्जेक्ट है और पेंटेड द डोर ग्रीन यस्टरडे ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब द मैन में भी द क्या है, एट्रीब्यूट है, द एट्रीब्यूट है, मैन सब्जेक्ट वर्ड है, पेंटेड यानी पेंट किया वर्ब है। किसको पेंट किया, दरवाजा को, दरवाजा ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और यस्टरडे कब पेंट किया, कल, यस्टरडे एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, तो उसमें ये है। तो इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को आज देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।